Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Global Chessboard. My name is Abdul Kareem Gill and Vikas Shafqat Kalo. विकास अरब इसराइल जो ईरान इसराइल की जो वॉर है मीडिएशन हुई पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया इवन दो यूएस रिस्पॉन्डेड वेल एंड ये सब मेरा ख्याल इंतजाम थे जस्ट टू सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जो होस्ट कर रहा था यूएस और यूएस इस अपॉर्चुनिटी को लॉस लूज नहीं करना चाहता है क्योंकि ये एक ऐसा वे था ऐसा एक सोर्स था जिसे डॉलर मूव करने थे इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए और आप इंटरनेशनली एक होस्ट कर रहे थे बट ट्रम्प का बैक हो जाना उस डील से जो 60 डेज नेगोशिएशन हम डे वन से इस बात पे कभी भी पूरी उम्मीद नहीं थे कि ये 60 डेज चलेगी क्योंकि जब बदनीति बदनीति की बेस पे या दिल में कुछ और मुंह पे चेहरे पे इंटरनेशनल आप कुछ और शो करना चाह रहे हो तो ये चीजें वाकई नहीं चलती अब अगेन स्टार्ट हो गई हैं उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा स्टेट ऑफ असल में जो शोरगुल है वो है स्टेट ऑफ फार्मर्स का ठीक है बस और कुछ भी नहीं है इफ यू रिमेंबर दैट द बास्फोरस कैनाल ड्यूरिंग द टर्की जो टर्की के पास थी तो जब ये ट्रीटी ऑफ लुज़ेन हुई थी इन 1923 आफ्टर जब ये ऑटमन एम्पायर खत्म हो गया तो उस पे सबसे बड़ी जो एक थी वो बास्फोरस कैनाल के ऊपर जो है टोल नहीं ले सकता इट विल डिक्लेयर इंटरनेशनल फ्री ट्रेड मैरीटाइम रूट तो इसी तरह ही आई थिंक वो फिर ये चाह रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन अरब ऑन ग्लोबल इकोनॉमी क्योंकि ये मेजर एनर्जी ट्रेड रूट है ऑन पाकिस्तान एज वेल क्योंकि हम मीडिएटर भी हैं और हम अभी सर्वाइविंग स्टेट पे हैं स्टेज पे हैं हमारी इकोनॉमी को इतनी स्टेब्लिश नहीं है हमारे पास इतने रिजर्वायर नहीं है। देखें पाकिस्तान का तो पहले ही एनर्जी क्राइसिस जो है वो एट पार है। तो जैसे ही अभी दोबारा ये प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो अगेन हाइक पे जाएंगी। तो जो आम आदमी है वो तो पहले ही सफ़र कर रहा था एनर्जी के नाम पे। देखिए पेट्रोल पाकिस्तान में बढ़ता है तो साथ चार आइटम्स जो हैं इकोनॉमी के फैक्टर्स जो हैं वो उसके साथ को रिलेट कर रहे होते हैं। उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, प्लस आपका जो पिछले कुछ अरसे से जब से आपकी सुई गैस जो है वो बिलो पार है तो आप एलएनजी से वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, सॉरी एलपीजी से, तो उसकी भी एक कॉस्ट ऐड होती है। तो जब एक सिलेंडर पे 1000 से 1200 रुपये हाइक क्रिएट होती है तो उसमें डोमेस्टिक प्लस कमर्शियल दोनों फ्रीक जो हैं वो मुतासर होते हैं। डोमेस्टिक में आम आदमी की पहुंच से सिलेंडर बाहर हो जाता है और जो कमर्शियल है उसमें आपके जो लेट्स सपोज जो होटल इंडस्ट्री है आपकी वो प्राइसेस बढ़ा देती है मील पे। तो इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो अभी पाकिस्तान इस कोशिश में होगा कि ये जो ऑनगोइंग सिचुएशन है ये थोड़ी सी अ, आप समझ लें कि ज़रा फ्लक्चुएट ना करे, स्टेबल रहे। असल तो में देखिए इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की तो डेफिनेटली पाकिस्तान की भी विश होगी ईरान की भी होगी और अदर स्मॉल स्टेट भी लेकिन जो फितना होता है फितने का कभी एक बंदे का टारगेट ही ये एक स्टेट का टारगेट है कि वॉर हो वॉर डिस्ट्रक्शन है उसके लिए जो गरीब कंट्री है बट इट्स बिजनेस फॉर दोज हु आर मैन्युफैक्चरर मिलिट्री हार्डवेयर्स जो ऐसे भी वर्ल्ड वार 2 में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका वैसे न्यूट्रल था लेकिन दोनों को वो जो जो डिमांड थी वो अपनी चीजें बेचता रहा इट्स मीन दैट ही अर्न अ लॉट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ वो उन स्टेट का हुआ यूरोपियन का हुआ ठीक है उसने अपना बिजनेस किया है अब वॉर हम भी नहीं चाहते हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है ना हमारे पास स्टोरेज है ये एनर्जी की ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स की सेकंड जब आप फ्यूल की प्राइस बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक रूट लेवल पे जाता है क्योंकि फ्यूल आपकी ट्रांसपोर्टेशन है जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेटिंग है सेकेंडली इट्स वेरी थ्रेटिंग फॉर ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल मेरा ख्याल है कोविड से बड़ा ये चैलेंज होगा क्यों क्योंकि जो स्टेट ऑफ फार्मर्स है 30% 30-35% जो एनर्जी ये जो ट्रेड होती है ये रूट से इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है और मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो भी
इसी स्टेट ऑफ फार्मर्स है, जिबूती है, ये सारे, ये एक जो कह लें कि एक रीजन है, इसी में है। तो रशियन से तो आप थ्रू शिप मूव नहीं कर सकते, वो तो थ्रू पाइपलाइन है या अदर सोर्सेज है। अब इस वॉर की वजह से हालात खराब होंगे, एंड ये मोर वर्स होंगे। बजट, नेटो की जो समिट हुई है इन टर्की, उन्होंने बजट एलोकेट किया है, और उस बजट, वो बजट यूएस ने अपने लिए किया है, क्योंकि वो मिलिट्री हार्डवेयर देता है, या उसने यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए दिए। आई थिंक वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए किया है, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं यूएसएसआर, एक्स यूएसएसआर, और अभी हालिया रशिया करेक्ट। को। यस। देखिए, अगर रशिया अपनी फुल पावर में आ गया तो आपको पता है कि फिर वो मुश्किलात खड़ी करेगा अमेरिका के लिए दोबारा। तो इसलिए वो इसको एंगेज रखना चाह रहे हैं थ्रू यूक्रेन। तो उन्होंने तकरीबन 70 बिलियन यूरोस का एक बजट एलोकेट किया है, और जो कि तकरीबन 80 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, यूएस बिलियन डॉलर। तो देखिए, वो अपने लिए तो नहीं है, वो सारा नहीं, नेटो के लिए असल तो में नहीं है। जो नेटो का बजट है उसमें डिफेंस दो तरह की है। एक डिफेंस वो है, अब जब नेटो बनी थी, मुझे ये बताएं, रशिया जो एक्स पहले यूएसएसआर था, उसकी कहीं भी डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं थी अमेरिका के साथ। ये थी यूरोप के साथ। बर्लिन वॉल की शक्ल में कह लें, ईस्टर्न यूरोप सारा था उसके पास। तो उन्होंने बनाया था कि भाई ये देखें, रशिया जो है ना, हम सबका कॉमन दुश्मन है, हम मिलके एक डिफेंस पैक्ट करते हैं। एक्चुअल में उसमें बेनिफिट हुआ था अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर, फ्रेंच मिलिट्री हार्डवेयर, एंड अब उसमें अगर देखा जाए तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स में आपका जर्मन आता है, यूएस आता है, जो अराउंड अबाउट 15% बजट शेयरिंग करते हैं। सबसे कम जो लिस्ट में उसमें टर्की आता है, एंड अदर स्मॉल यूरोपियन स्टेट। और उसमें एक पोर्शन ये भी है कि आप, हम ये बजट को यूज करेंगे फॉर रशियन डेटरेंस। अब रशियन डेटरेंस, ईस्टर्न साइड पे तो कोई कंट्री इंगेज नहीं है उसके साथ वॉर में। अब अभी उसके साथ सिर्फ एंगेज है कौन सा, यूक्रेन। तो इसका मतलब ये रशियन डेटरेंस के नाम पे जो बात हुई है, जो उसके मोटो में लिखा हुआ है या उसके चार्टर में लिखा हुआ है नेटो के, तो वो फिर इस यूक्रेन को देंगे। अब यूक्रेन को पैसे तो नहीं देंगे, वो यूक्रेन को देंगे मिलिट्री हार्डवेयर। अमेरिका कहेगा भाई वहां पे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आप इस तरह कर। इट्स माई रफ एस्टिमेशन के 80 बिलियन डॉलर में से अराउंड अबाउट 40 to 45 to 50 बिलियन डॉलर की जो बिजनेस कर जाएगा, वो कर जाएगा यूएसए। ठीक है, बाकी बचेंगे फ्रांस के पास या अदर स्मॉल स्टेट, कि भाई आप भी थोड़े बहुत अपना वेपन की शक्ल में या अदर फॉर्म में सपोर्ट करें। क्योंकि अभी करंट स्टेज में यूरोप की किसी कंट्री में अभी कोई भी ऐसी रेडिकलाइजेशन नहीं हो रही, कोई ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं है, कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉर नहीं है, प्रॉक्सी नहीं है, स्वाय यूक्रेन के। तो ये एक तो लाजमन सिनेरियो है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है हमारा जो नेबर है मोदी। मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी, एंड बीजेपी ऑलवेज एंटी ह्यूमैनिटी रही है। मैं रिलीजन की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक इस्लाम के नहीं बल्कि हर मजाहिब के खिलाफ है। वो समझते हैं सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए, बाकी वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो स्ट्रेटजिकल लोकेशन ऐसी दी हुई है कि हमारे लिए चाइना एक डेटरेंस। क्योंकि इंडिया का डाउट है कि जब भी हम ईस्टर्न पे एंगेजमेंट करेंगे पाकिस्तान को, या कोई इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, तो जो चाइना है वो फिर करेगा लद्दाख साइड से। बट द मेजर थ्रेट इज जो करंट हमारा ओल्ड अलाई था और करंट हमारा एनिमी बना हुआ है, इज अफगान, अफगान तालिबान गवर्नमेंट। ये हमारे लिए थ्रेट है। यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बलूचिस्तान में, या डिफरेंट हमारे एरियाज में डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। ये एक इनका शाखाना है। लेकिन अब दुनिया के अंदर अमन, मेरा ख्याल है कि हमें इस सिनेरियो में रहने की आदत डाल देनी चाहिए। इससे अच्छे हालात नहीं हो सकते, इससे बदतर तो हो सकते हैं। आर यू एग्री विद? जी बिल्कुल, ऐसे ही चलाएगा ये तकरीबन। आप देख लें कि जब वर्ल्ड वार टू हुई थी तो वो तकरीबन उसके लिए 10 साल एक माहौल बना था। फिर 39 1939 में वो स्टार्ट हुई, उसका इग्निशन हुआ। इसमें 1940 जो है वो ऐसे कंप्लेसेंट गुजर गया। फिर 1941 और 42 जो है से लेके 45 तक, वो तकरीबन आप समझ लें कि ये तकरीबन 15 साल बनते हैं ऑन एंड ऑफ। तो अभी तो ये काम और बढ़ेगा मेरे नज़र में। असल में ये जो रुक रुक के लड़ रहे हैं ना,
ये रुक रुक के लड़ रहे हैं, ये असल में वही वाली बात है। अब वो वर्ल्ड वॉर 2 भी उस वक्त बंद हुई थी जब अमेरिका ने अपना जो है ना न्यूक्लियर बम चला के उसका एक्सपोजर देख लिया था। अब जी। उससे आगे उसके पास था कुछ नहीं, और दुनिया डर गई थी। स्पेशली जापानीज, इफ जापानीज को अगर नॉलेज होता कि ये दो ही हैं, तो दे विल रिटेलिएट, दे वो जरूर रिटेलिएट करते और बड़ा वर्स किस्म का ट्रैक। लेकिन इसी तरह, लेकिन अभी करंट स्टेज में हम न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर जो है स्टार्ट तो एक ने करनी है, लेकिन बाकियों की तरफ से ऐसे स्टार्ट हो जानी, तो जो वो फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो कोई नहीं रहेगा तो ह्यूमैनिटी एंड एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। तो इसको चाहिए डिप्लोमेटिकली वे में जो इंटरनेशनल जो स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, सूख वाली जो पर्सनालिटीज हैं, उनको मिल बैठ के इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसराइल को लगाम डालनी। अभी इसराइल ने ईरान को डबल साइड पे एंगेज किया हुआ है। एक तरफ वाशिंगटन अकॉर्ड की शक्ल में लेबनान को अपने साथ लगाया, इधर ईरान ने हिजबुल्लाह की बात की है, तो वो दूसरी तरफ कह रहा है कि लेबनान जो मिलिट्री है वो हिजबुल्लाह को हिजबुल्लाह को एंगेज करे और उसको उसको डिसआर्म करे, तब हम जो है वो लेबनान को छोड़ेंगे। तो ये एक सिनेरियो है। सेकंड, यूरोप के अंदर 80 साल तारीख को रिपीट किया गया, हाईएस्ट टेम्परेचर एवर, बिकॉज उनकी जो बॉडी की रेजिलियंस है और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे हैवंट कैपेसिटी टू बियर सच टेम्परेचर अबाउट 40, जिसकी वजह से अब ड्राइनेस होना शुरू हो गई है एंड थ्रेटिंग, और कुछ एरियाज में वाइल्ड फायर रिपोर्ट भी हुई है, विच वेरी डिजास्ट्रस, क्योंकि उसकी वजह से आपका फ्लोरा और फाना दोनों डिस्टर्ब होंगे, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ एंड पॉल्यूशन हो। तो इंटरनेशनल यूरोपियन प्लेयर्स हैं जो कॉप 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 करवाते थे, इन्वायरमेंटल समिट्स करवाते थे, उनको चाहिए अब इसको सीरियसली देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहे, बट डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल को बर्न नहीं कर रहे हैं। दैट्स ऑल। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी। देखिए, पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि हम लोग दरख्त नहीं लगाते, हमारे यहाँ इकोसिस्टम नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की कमी है। तो यूरोप के पास तो अच्छे खासे, आप समझ लें कि जंगलात हैं, फिर दरख्त भी अच्छे हैं, और उनके पास एक माउंटेन रेंज भी ऐसी है जो सूट करती है अच्छे मौसम को। तो वहां पे क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि वहां देखिए, पे जो मौसम जो है वो जमीन के इतना ऊपर हमने ड्रास्टिकली चेंज? जमीन के ऊपर हमने जो बॉर्डर लगाए हैं, लाइन खींची हुई है, हदबंदियां की हुई है ना, वो हमारी अपनी है। लेकिन जो फिजा है ना, फिजा पे हम हदबंदियां नहीं कर सकते। हम हवा को नहीं रोक सकते, हम विंड प्रेशर को नहीं रोक सकते। ये जो चली है, ये जो हीट डॉम, ये बेसिकली सहारा डेजर्ट से चला। अब सहारा डेजर्ट से जब वो हीट डॉम चला, तो वो यूरोप पे आके वो ट्रैप हो गई इन ग्रीन हाउस गैसेस की शक्ल में, और वो इतनी ट्रैप हुई कि उसने उनका टेम्परेचर राइज कर दिया। तो ये क्लाइमेट जो पैटर्न है या वेदर पैटर्न है, ये इंटरनेशनल है। इट्स एक्ट लाइक, जिसे कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। दे हैव द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, नो नीड टू वीजा, नो नीड परमिशन टू इंटर एनी स्टेट। जैसे आपके ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं, ट्रांसबाउंड्री एनिमल्स हैं, ट्रांसबाउंड्री बर्ड्स हैं, तो इसी तरह जो एयर्स हैं, विंड हैं, थंडर स्टॉर्म्स हैं। आपने बहुत दफा साइक्लोन स्टार्ट किसी कंट्री में होता है एंड किसी स्टेट में होता है, तो आप इसको रोक नहीं सकते, इट्स नेचुरल फिनोमेना। हम वो उन फिनोमेना को तो रोक सकते हैं जो ह्यूमन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक बेस्ड है, बट जो नेचुरल फिनोमेना है तो उनको तो आप कभी नहीं रोक सकते। यूरोप के एक स्टेट में आग शुरू होती है तो मल्टीपल स्टेट में स्टार्ट हो जाती है, तो उनको रोकने के लिए तो ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते। इसमें यूरोप का तो कोई कसूर नहीं। लेकिन यूरोप का कसूर ये है कि उसने खुद तो वो ग्रीन एंड नीट एनर्जी की तरफ चले गया, लेकिन जिन स्टेट्स का बेड़ा गर्क किया, एक्स कॉलोनीज जो थी, उनको डेवलप नहीं होने दिए, तो अब वो तो कोयला जला के अपनी एनर्जी भी पूरी करेंगे। अब वो फॉसल फ्यूल बर्न करेंगे, या तो फिर आप उनको फंड की शक्ल में या इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में दें ताकि वो आपको सेफ रख सके। That's all our today vlog. Have a good day, stay blessed. See you next time.